सैफ मलिक कैली से मैं आपके होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। किस तरह एक इंसान ने जीरो से अपने आप को शिखर तक पहुंचाया और जीवन में अपने अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन बने हुए हैं। उनके 83वें जन्म दिवस पर पेश है उनकी जिंदगी के सफर की रोचक कहानी। अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के महान सितारे हैं जो 5 दशक से भी अधिक समय से हिंदी फिल्म जगत पर छाए हुए हैं। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहे जाते हैं। अभिनय के अलावा अमिताभ बच्चन ने फिल्मों के गाने भी गाए हैं। वह फिल्म निर्माता और टीवी एंकर भी हैं और भारतीय संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। अमिताभ 1970 के दशक में बॉलीवुड सिनेमा के एंग्री यंग मैन कहलाए और भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे अहम शख्सियत बन गए। 50 साल बाद भी आज बॉलीवुड में उनके कद के सामने कोई नहीं है। आज भी वे बॉलीवुड के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में गिने जाते हैं। शुरू में जिसकी आवाज की वजह से निर्देशकों ने अमिताभ को अपनी फिल्मों से लेने को मना कर दिया था, वही आवाज आगे चलकर उनकी खासियत बन गई। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। हिंदी काव्य में हालावाद के प्रवर्तक और अमिताभ के पिता हरिवंश राय और उनका परिवार बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। अमिताभ की माता श्रीमती तेजी बच्चन जन्म से सिख थी। कवि बच्चन से तेजी सूरी का विवाह जनवरी 1942 में ही हुआ था और उसी साल उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तेजी से कवि बच्चन का दूसरा विवाह हुआ था। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटों में सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। इनकी मां की थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में भी रोल की पेशकश की गई थी, किंतु उन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के करियर के चुनाव में इनकी माता का भी योगदान है, क्योंकि वह हमेशा इस बात पर भी जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना करियर बनाना चाहिए। सन 1942 की जिन सर्दियों में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ, बच्चन दंपत्ति इलाहाबाद में बैंक रोड पर मकान नंबर 9 में रहते थे। कविवर सुमित्रानंद पंत भी सर्दियों में अल्मोड़ा छोड़कर इलाहाबाद आ जाते थे। वे बच्चन जी के घर के निकट रहते थे। नर्सिंग होम में पंत जी ने नवजात शिशु की तरफ इशारा करते हुए कवि बच्चन से कहा था, देखो तो कितना शांत दिखाई दे रहा है, मानो ध्यानस्थ। अमिताभ तभी बच्चन दंपत्ति ने अपने पुत्र का नाम अमिताभ रख दिया था। बच्चन जी के एक प्राध्यापक मित्र अमरनाथ झा ने सुझाव दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में जन्मे बालक का नाम इंकलाब राय रखना बेहतर होगा। इससे परिवार के नामकरण शैली की परंपरा भी कायम रहेगी। झा ने इसी तरह बच्चन जी के दूसरे पुत्र अजिताभ का नाम देश की आजादी के वर्ष 1947 को देखते हुए आजाद राय रखने का सुझाव दिया था, लेकिन पंत जी ने कहा था अमिताभ के भाई का नाम तो अजिताभ ही हो सकता है। बाद में माता पिता के लिए अमिताभ सिर्फ अमित रह गया और उनकी मां उन्हें मुन्ना कहकर पुकारती थी। तेजी जी की बहन गोविंद ने अजिताभ का घरेलू नाम बंटी रखा। 2.5 साल की उम्र में अमिताभ लाहौर रेलवे स्टेशन पर अपने माता पिता से बिछड़कर ओवरब्रिज पर पहुंच गए थे। जब वे अपने नाना के घर
मीरपुर जा रहे थे, बच्चन दंपत्ति ने पहली बार अपने बेटे को सीख दी थी कि माता पिता को बताए बगैर बच्चों को कहीं नहीं जाना चाहिए। इस बिछोह के समय तेजी टिकट लेने गई थी और अमित पिता का हाथ छूट जाने से भीड़ में खो गए थे। अमिताभ बच्चन का विवाह 3 जून 1973 को बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुआ। अभिनेत्री के रूप में जया की भी अपनी खास उपलब्धियां रही हैं और वे फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अभिनय से उन्हें दिली लगाव है। वे कई वर्षों तक चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। रमेश तलवार के नाटक मां रिटायर होती है के माध्यम से रंगकर्मी की दुनिया में उन्होंने अपनी सनसनीखेज वापसी दर्ज की थी। 70 के दशक में उन्होंने फिल्म कोरा कागज 1975 और नौकर 1980 में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। जया और अमिताभ का परिचय ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म गुड्डी के सेट पर कराया था। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की 2 संतान हैं, श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन भी एक अभिनेता हैं जिनका विवाह प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ है। अमिताभ बच्चन ने 2 बार एमए की उपाधि ग्रहण की है। उन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल BHS तथा उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया। उसके बाद अध्ययन करने के लिए ये दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अमिताभ ने 20 साल की उम्र में अभिनय में अपना करियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। मुंबई जाने से पहले अमिताभ बच्चन ने 1963 और 1968 के बीच 5.5 साल कलकत्ता रहे। इस बीच उन्होंने 2 प्राइवेट कंपनियों में एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया। नौकरी वे दिल लगाकर करते थे, लेकिन साथ ही थिएटर सिनेमा का शौक भी चलता रहता। अमिताभ का कलकत्ता निवास नियति ने शायद उनकी अभिनय प्रतिभा निखारने के लिए ही रचा था, क्योंकि वहां अमिताभ ने रंगकर्म में सक्रिय भागीदारी की। साथ ही वे खेलों का शौक भी पूरा करते रहे। कोयले का व्यवसाय करने वाली बर्ड एंड हिल्जर्स कंपनी में उनका पहला वेतन 500 रुपये माह था, जबकि दूसरी कंपनी ब्लैकर्स में उनका अंतिम वेतन 1680 रुपये मात्र था। अमिताभ पहली बार 1954 में माता पिता के साथ कलकत्ता आए थे। तब वे 12 साल के थे। तब उन्होंने भरी बरसात में एक फुटबॉल मैच देखा और वे इस शहर पर मुग्ध हो गए थे। अपना कर्म जीवन शुरू करने के लिए 1963 में जब वे फिर इस शहर में आए तो यह नगर बहुत बदला बदला था। भागम भाग और चकाचौंध बढ़ गई थी। शुरू में कुछ दिन वह अपने पिता के मित्र के घर टालीगंज में ठहरे और नौकरी मिलने के बाद कार्यस्थल के आसपास ही पेइंग गेस्ट या दोस्तों के साथ किराए के मकान में रहने लगे। शेरवुड में उन्होंने स्वतंत्रता की सांस ली थी तो कलकत्ता में वे अपने पैरों पर खड़ा होने आए थे। इस बीच 1.5 साल दोनों भाई साथ भी रहे। दोनों का रहन सहन उच्च स्तरीय था। दोनों भाइयों के संबंध दोस्ताना थे। अमिताभ अपने दादा की अभिनय प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। अमिताभ के थिएटर के शौक के अमिताभ
गवाह थे और साथ ही भाई के भावी करियर के सपने भी बुन रहे थे। अभिनेता बनने के इच्छुक अमिताभ बच्चन का पहला फोटो एल्बम अजिताभ ने ही तैयार किया था और स्वयं उन्होंने ही अमिताभ की तस्वीरें खींची थी। हीरो बनने की धुन में इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने के अमिताभ के फैसले को उनके दोस्तों ने उसे ठीक नहीं माना था। अमिताभ के लिए यह किस्मत दांव पर लगाने का सबसे अच्छा मौका था। माता पिता की तरफ से वह निश्चिंत हो चुके थे। केंद्र में श्रीमती गांधी का शासन था और उनके पिता डॉक्टर बच्चन राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हो गए थे। भाई बंटी अजिताभ 1.5 साल कलकत्ता में उनके साथ रह चुके थे और शॉ की नौकरी करते हुए वे कलकत्ता से मद्रास और फिर मुंबई पहुंच चुके थे। मुंबई में नरगिस और सुनील दत्त का सहारा भी था, जो उनके पारिवारिक मित्र थे। हिंदी के प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित फिल्म 7 हिंदुस्तानी 1969 से की थी। अजिताभ ने अमिताभ की कुछ तस्वीरें निकाली थी, उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास के पास भिजवा दिया गया था। उन दिनों वे 7 हिंदुस्तानी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। इन 7 में एक मुस्लिम युवक का रोल अमिताभ को मिला। इस चुनाव के वक्त अब्बास साहब को यह नहीं मालूम था कि अमिताभ कवि बच्चन के पुत्र हैं। उन्होंने उनसे अपने नाम का अर्थ पूछा था। तब उन्होंने कहा था, अमिताभ का अर्थ है सूर्य और यह गौतम बुद्ध का भी एक नाम है। अब्बास साहब ने अमिताभ से साफ कह दिया था कि वे इस फिल्म के मेहनताने के रूप में 5,000 रुपए से अधिक नहीं दे सकेंगे। इसके बाद जब अनुबंध पर लिखा पढ़ी का समय आया और अमिताभ के पिता का नाम पूछा गया तो कवि बच्चन के सुपुत्र होने के कारण अब्बास साहब ने साफ कह दिया था कि वह उनके पिता से आज्ञा लेकर ही उन्हें काम देंगे। अमिताभ को कोई आपत्ति नहीं थी। अंततः उन्हें चुन लिया गया। 1969 में जब अमिताभ की यह पहली फिल्म दिल्ली के शीला सिनेमा में रिलीज हुई, तब अमिताभ ने पहले दिन अपने माता पिता के साथ इसे देखा। उस समय अमिताभ जैसलमेर में सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग से छुट्टी लेकर सिर्फ इस फिल्म को देखने दिल्ली आए थे। उस दिन वे अपने पिता के ही कपड़े, कुर्ता पजामा, शॉल पहनकर सिनेमा देखने गए थे, क्योंकि उनका सामान जैसलमेर और मुंबई में था। इसी शीला सिनेमा में कॉलेज से भागकर उन्होंने कई फिल्में देखी थी। उस दिन वे खुद की फिल्म देख रहे थे। अब्बास साहब अपने ढंग के निराले फिल्मकार थे। उन्होंने कभी कमर्शियल सिनेमा नहीं बनाया। उनकी फिल्मों में कोई न कोई सीख अवश्य होती थी। यह फिल्म चली नहीं, लेकिन प्रदर्शित हुई, यही बड़ी बात थी। रिलीज होने से पहले मीना कुमारी ने इस फिल्म को देखा था। अब्बास साहब मीना कुमारी की बहुत इज्जत करते थे। वे अपनी हर फिल्म के ट्रायल शो में उन्हें जरूर बुलाते थे। वे उनकी सर्वप्रथम टीकाकार थी। ट्रायल शो में मीना कुमारी ने अमिताभ के काम की तारीफ की थी। तब अमिताभ लजा गए थे। संघर्ष के दिनों में अमिताभ को मॉडलिंग के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन इस काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जलाल आगा ने एक विज्ञापन कंपनी खोल रखी थी, जो विविध भारती के लिए विज्ञापन बनाती थी। जलाल अमिताभ को बर्ली के एक छोटे से रिकॉर्डिंग सेंटर में ले जाते थे और 1-2 मिनट के विज्ञापनों में वे अमिताभ की आवाज का उपयोग किया करते थे। हर प्रोग्राम के 50 रुपए मिल जाते थे। उस दौर में इतनी सी
रकम भी बहुत होती थी क्योंकि काफी सस्ता जमाना था। फिर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद 1970 की व्यावसायिक सफलता के बाद ही लोगों का ध्यान इस शर्मीले लंबे युवक पर गया, जो जल्द ही अपने आप में एक महान कलाकार बनने वाला था। हालांकि उनकी कई शुरुआती फिल्मों में उन्हें विचारों में डूबे अकेले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, लेकिन एंग्री यंग मैन के रूप में उनकी फिल्मी छवि 1970 के दशक में बनी जंजीर, दीवार और शोले कायम हुई। अमिताभ की बेहतरीन फिल्में हैं आनंद, जंजीर, अभिमान, दीवार, शोले, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, कुली, सिलसिला, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, अग्निपथ, बागबान, ब्लैक और पा, जिनकी सफलता का श्रेय अमिताभ बच्चन को जाता है। हालांकि हल्की फुल्की हास्य फिल्में चुपके चुपके 1976 और रोमांस आधारित कभी कभी 1976 जैसी फिल्में अमिताभ बच्चन की बहुमुखी प्रतिभा की परिचायक हैं। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों तक बच्चन का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा, जिसका फायदा उन्हें अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में मिला। लेकिन शहंशाह 1988 के बाद उनकी लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई। फिर 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में उनकी 3 महत्वपूर्ण फिल्में अग्निपथ, हम और खुदा गवाह सफल हुई। अग्निपथ के लिए अमिताभ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राजनीति अमिताभ को पसंद नहीं आई। अभिनय का यह खिलाड़ी राजनीति के मैदान में सफल नहीं हो पाया और उन्होंने राजनीति को जल्द ही अलविदा कह दिया। अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ ने राजनीति में प्रवेश किया था। उस समय राजीव को अपने लोगों की जरूरत थी और अमिताभ ने दोस्त होने का अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने अपने नगर इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। चुनाव में इनके प्रतिद्वंदी HN बहुगुणा थे। अमिताभ ने बहुगुणा को भारी अंतर से हराया। राजनीति में आने वाला समय अमिताभ के लिए कठिनाई भरा साबित हुआ। बोफोर्स कांड में अमिताभ और उनके भाई पर आरोप लगाए गए। अमिताभ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतने कटु अनुभव होंगे। अमिताभ तुरंत समझ गए कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है। वह इस खेल के दांव पेच से अनजान थे। 3 वर्ष बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर राजनीति से संन्यास ले लिया। इंटरनेट पर हुए एक सर्वेक्षण में सदी का सर्वाधिक लोकप्रिय एशियाई व्यक्ति चुने जाने के बाद लंदन के विख्यात संग्रहालय मेडल तुषाद के वैक्स म्यूजियम में उनका मौन प्रतिरूप रखा गया। अमिताभ बच्चन सिर्फ अपने अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि अपनी दमदार और बेहतरीन आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि पुरस्कार से सम्मानित फिल्म मार्च ऑफ द पेंगुइन्स को अमेरिका में रिलीज करने के लिए हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मॉर्गन फ्रीमे को अंग्रेजी में डबिंग करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अमिताभ बच्चन के अलावा एक और व्यक्ति की आवाज इस्तेमाल में लाई गई। जब फिल्म के निर्माता निर्देशक ने दोनों की आवाज को एकाग्रता के साथ सुना तो यह दुविधा उत्पन्न हो गई कि किसकी आवाज को अंग्रेजी संस्करण में लिया जाए। अंततः निर्माता निर्देशक ने यह तय किया कि इन आवाजों को अमेरिका इंग्लैंड के फिल्म समीक्षकों के पास भेज दिया जाए ताकि वे अपना मत दे सकें। यहाँ भी काफी मशक्कत उठानी पड़ी। कंठ का प्रभाव और स्क्रिप्ट से जुड़े तमाम
भावों को पूरे आरोह अवरोह के साथ तालमेल में अमिताभ की आवाज को श्रेष्ठ माना गया। संगीत के जानकार वर्षों से यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अमिताभ की आवाज में एक कशिश जन्म से है। अमिताभ के अभिनय में से 50% नंबर तो उनकी आवाज को देना ही पड़ेंगे। सन 1983 में जब कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान वे चोटग्रस्त हुए थे, तब उनके गले में एक छेद कर नली डाली गई थी। उसके बाद उनकी आवाज में मामूली बदलाव आया था, लेकिन आवाज की गंभीरता में कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी उनकी आवाज के ऐसे दीवाने मिल जाएंगे जो उन्हें सुनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म जंजीर के सेट पर जब अमिताभ बच्चन और प्राण परस्पर सामने आए, तब प्राण ने निर्देशक प्रकाश मेहरा से कहा, प्रकाश, यह लड़का अपनी आवाज और बेधती हुई आंखों से आधा मैदान मार लेता है। यही आवाज जब हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला स्वरबद्ध करती है, तब लगता है कि सही में मधुशाला को मधुर कंठ मिल गया। अब यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज अमिताभ निर्जीव शब्दों में भी जान फूंक सकते हैं। इसका रहस्य बच्चन परिवार के साहित्य भरे वातावरण में खोजा जा सकता है, जहां अमिताभ का बचपन बीता और वे तमाम कवियों को सस्वर कविता पाठ करते हुए सुनते रहे। उसी वातावरण ने उनकी आवाज को तराशा और आज उस आवाज की गूंज 7 समंदर पार से भी सुनाई देती है। अमिताभ बच्चन को भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2015 से सम्मानित किया है। अमिताभ बच्चन को अब तक 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। इनमें फिलहाल उन्हें फिल्म पा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अमिताभ बच्चन ने यह पुरस्कार तीसरी बार जीता है। इससे पहले उनको यह पुरस्कार फिल्म अग्निपथ और ब्लैक के लिए मिल चुका है। इसके अलावा वह 7 हिंदुस्तानी के सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन बहुतों के आदर्श हैं, लेकिन उनके आदर्श अभिनय सम्राट दिलीप कुमार हैं। अपने ब्लॉग पर वर्ष 2011 में अमिताभ ने लिखा, 11 दिसंबर को वह 89 साल के हो जाएंगे। जन्म के लिहाज से वह मुझसे 20 साल बड़े होंगे, लेकिन पेशे में मुझसे 2000 साल आगे हैं। वह मेरे आदर्श हैं और तब से हैं जब से मैंने उनका काम पहली बार देखा। अमिताभ बच्चन ने यादगार फिल्मों में काम किया है। उनकी शेष फिल्में हैं आनंद, जंजीर, अभिमान, दीवार, शोले, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, कुली, सिलसिला, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, अग्निपथ, बागबान, ब्लैक व आदि। अपनी मर्जी से फिल्मों से अलग रहने के बाद बच्चन ने मृत्युदाता 1997 के जरिए दोबारा वापसी की कोशिश की, लेकिन यह फिल्म और इसके बाद की कई दूसरी फिल्में कमजोर कोशिश हुई। इसमें बहुत चर्चित फिल्म मेजर साहब 1998 भी शामिल है, जो बॉक्स ऑफिस पर उनके गौरव को पुनर्स्थापित करने में नाकाम रही। अमिताभ ने 1996 में ABCL कंपनी की स्थापना की, किंतु कई कारणों से उनकी होम प्रोडक्शन कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक से कार्य नहीं कर पाई और अमिताभ पर आर्थिक संकट छाने लगा। तेरे मेरे सपने, मृत्युदाता और मेजर साहब जैसी फिल्मों ने
एबीसीएल को नुकसान पहुंचाया। एबीसीएल में बंगलौर में आयोजित 1996 की मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रमुख प्रायोजक था और इसके खराब प्रबंधन के कारण इसे करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। अमिताभ ने इसके बाद साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति में अपने आप को एक सफल एंकर के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी सफलता ने फिल्म की लोकप्रियता के प्रति इनके द्वार फिर से खोल दिए। फिल्म मोहब्बतें और कौन बनेगा करोड़पति के बाद वह फिर चर्चा के केंद्र में आ गए। अमिताभ बच्चन ने छोटे पर्दे पर उस समय प्रवेश किया जब उनके फिल्मी करियर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। सन 2000 में उन्हें कौन बनेगा करोड़पति शो के संचालन का ऑफर मिला। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से सलाह ली। अमिताभ ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और करोड़ों लोगों के घर में टीवी सेट के जरिए वे रोजाना आने लगे। अमिताभ के चाहने वालों ने इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता के पीछे अमिताभ का हाथ था। अपनी विनम्रता, ज्ञान, भाषा और बात करने के अंदाज से मानो उन्होंने लोगों को सम्मोहित कर लिया। एक आम आदमी से भी वे इस तरह पेश आते थे मानो वह महानायक हो। महिलाओं से बात करते समय उनका शिष्टाचार देखते ही बनता था। इस कार्यक्रम ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2005 में अमिताभ ने इस शो का द्वितीय संस्करण कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय 2 करोड़ की इनामी राशि के साथ पेश किया। 1982 में आई उनकी फिल्म कुली में एक स्टंट करते हुए उन्हें चोट लग गई थी। इस स्टंट में उन्हें टेबल के ऊपर से जमीन पर कूदना था। वह टेबल की तरफ कूदे और गलती से टेबल के कोने से जा टकराए, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोट लग गई। उन्हें फिल्म बीच में ही छोड़कर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उस समय अमिताभ के प्रशंसक अस्पताल के बाहर घंटों उनके जल्दी स्वस्थ होने की दुआएं देने के लिए लोगों का हुजूम लगा रहता था। 1983 में फिल्म जब रिलीज हुई तो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ की बीमारी की वजह से फिल्म का अंत भी बदल दिया गया था। नवंबर 2005 में अमिताभ बच्चन को एक बार फिर लीलावती अस्पताल के आईसीयू में छोटी आंत की सर्जरी के लिए भर्ती किया गया। उनके पेट में दर्द की शिकायत के कुछ दिन बाद ही ऐसा हुआ। इस अवधि के दौरान और ठीक होने के बाद उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति का संचालन करने की प्रक्रिया भी शामिल थी। अमिताभ मार्च 2006 में काम करने के लिए वापस लौट आए। अपने लंबे करियर में अमिताभ बच्चन पर्दे पर कई नायिकाओं के नायक बने हैं। नूतन, माला सिन्हा जैसी सीनियर नायिकाओं के भी वे नायक रहे हैं, तो दूसरी ओर मनीषा कोइराला और शिल्पा शेट्टी जैसी कम उम्र की नायिकाओं के साथ भी उन्होंने फिल्में की हैं। कुमुद छुगानी, बंधे हाथ, लक्ष्मी, छाया, रास्ते का पत्थर, सुमीता सान्याल, आनंद जैसी गुमनाम नायिकाओं के साथ भी उन्होंने काम किया। कुछ नायिकाओं के साथ उनकी जोड़ी खूब सराही गई। अमिताभ बच्चन के साथ यूं तो कई अभिनेत्रियों ने काम किया है, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ कई फिल्में इस तरह हैं। जया बच्चन के साथ अमिताभ ने अपने जीवन की श्रेष्ठ फिल्में की हैं। साथ काम करते हुए दोनों में रोमांस हुआ और जया बच्चन रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में भी अमिताभ की नायिका बनी। बंसी बिरजू, शोले, मिली,
अमिताभ, चुपके चुपके, सिलसिला, जंजीर, एक नजर और कभी खुशी कभी गम जैसी यादगार फिल्में दोनों ने दी। राखी अमिताभ की नायिका भी बनी और बाद में माँ भी बेमिसाल, त्रिशूल, कभी कभी काला पत्थर, बरसात की एक रात, कस्मे वादे और जुर्माना में दोनों साथ नजर आए। शक्ति और लावारिस में राखी ने अमिताभ की माँ की भूमिका अदा की थी। ग्लैमरस परवीन बॉबी 8 फिल्मों में अमिताभ की नायिका बनी और दोनों की जोड़ी भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। दीवार, खुद्दार, शान, 2 और 2, 5, महान, मजबूर, कालिया और अमर अकबर एंथोनी में दोनों साथ दिखाई दिए। इनमें से 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। जीनत अमान और अमिताभ, द ग्रेट गैम्बलर, डॉन, लावारिस, दोस्ताना, पुकार और महान में साथ दिखाई दिए। रेखा और अमिताभ का अभिनय तालमेल दर्शकों को बेहद पसंद आया। 9 फिल्मों में रेखा अमिताभ की नायिका बनी। 2 अनजाने, अलाप, गंगा की सौगंध, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, राम बलराम और सिलसिला, इनमें से 5 फिल्में सुपरहिट रहीं। जया नाम की नायिका के साथ अमिताभ की जोड़ी दूसरी बार जमी। शराबी, गंगा, जमुना सरस्वती, आखिरी रास्ता, जादूगर, इंद्रजीत और आज का अर्जुन में अमिताभ और जयप्रदा साथ नजर आए। इनमें से 3 फिल्में सुपरहिट हुई। सत्ते पे सत्ता, देश प्रेमी, नास्तिक, नसीब, बाबुल और बागवान में स्वप्न, सुंदरी हेमा मालिनी अमिताभ की नायिका बनी, जिसमें से 3 फिल्म सफल रहीं। हेमा मालिनी गहरी चाल में अमिताभ की बहन बनी थी। इसके अतिरिक्त हेमा मालिनी और अमिताभ फिल्म अंधा कानून में भी साथ दिखे, लेकिन उसमें वे एक दूसरे के नायक नायिका नहीं थे। अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ रोचक बातें हम हमारे दर्शकों को बताते हैं। यदि हरिवंश राय बच्चन अपना उपनाम बच्चन नहीं करते तो आज वह अमिताभ श्रीवास्तव कहलाते। बच्चन परिवार की नेहरू परिवार से आत्मीयता कराने का श्रेय भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को है, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमिताभ के चौथे जन्मदिन पर इंदिरा जी अपने 2.5 साल के बेटे राजीव को धोबी की फैंसी ड्रेस में लेकर आई थी। हाई स्कूल में दीवार पर पेंसिल से लकीरें खींचने पर प्राचार्य रिचर्ड रूट ने अमिताभ की हथेली पर बेंत मारी थी। इस घटना का प्रयोग अभिमान फिल्म में किया गया था। अमिताभ छोटे भाई अजिताभ को अपनी साइकिल के डंडे पर बैठाकर स्कूल ले जाते थे। नेहरू जी ने बच्चन परिवार को 3 मूर्ति भवन में चाय पर आमंत्रित किया था। यहीं पर अमिताभ, अजिताभ और राजीव संजय पुनः मिले और दोस्त बने। हरिवंश राय बच्चन के लंदन जाते समय अमिताभ ने लंदन से अपने लिए एक बंदूक लाने को कहा था। अमिताभ और अजिताभ कलकत्ता निवास के समय बहुत नाटक फिल्में देखते थे, किंतु मुंबईया मसाला सिनेमा के कटु आलोचक थे। अमिताभ का अपनी मित्र मंडली में और सामूहिक लंच के समय 1 मैन शो होता था। अमिताभ का मुंबई के रूपतारा स्टूडियो में स्क्रीन टेस्ट फिल्मकार मोहन सहगल ने किया था। उसका परिणाम आज तक अमिताभ को नहीं बताया गया है। अमिताभ की आवाज के कारण सुनील दत्त ने फिल्म रेशमा और शेरा में उन्हें गूंगे का रोल इसलिए दिया था कि उनकी संवाद अदायगी कमजोर साबित ना हो। वहीदा रहमान को अमिताभ अपनी सर्वोत्तम पसंद की अभिनेत्री मानते हैं।
लेकिन वहीदा की शिकायत है कि अमिताभ को फिल्म लावारिस का गाना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है नहीं गाना चाहिए था। चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश और खलनायक प्राण ने यह घोषणा की थी कि यह कलाकार एक दिन सुपर सितारा बनेगा। फिल्म जंजीर 1973 के पहले लगातार कई फिल्में पिट जाने से अमिताभ को फिल्म इंडस्ट्री में असफल हीरो माना जाने लगा था। उनका फिल्मों में मनपसंद नाम विजय रहा और 20 से ज्यादा फिल्मों में ये नाम इस्तेमाल किया गया। अभिनेत्री निरूपा राय ने अधिकतम फिल्मों में उनकी मां का किरदार निभाया। 1996 में उन्होंने संगीत एल्बम एबी बेबी रिलीज किया। अमिताभ बच्चन ही एकमात्र अभिनेता हैं जिन्होंने लगातार 15 साल तक प्रत्येक साल कम से कम एक सफल फिल्म दी। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन हमारे चैनल की ओर से हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कामना करते हैं कि अमिताभ आगे भी इसी तरह लोगों का मनोरंजन करते रहें और देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनका सितारा ऐसे ही चमकता रहे। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना मत भूलिए।